गुड इवनिंग प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, अ वार्म वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सुपर ऑसम चैनल ऑफ गो प्रेप नीट। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से बताइए। आज तो एक हफ्ते बाद आपसे मुलाकात हो रही है इस सेशन में। तो होप यू गाइस स्टडीड वेरी वेल ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ 7 और 8 डेज। तो आज बच्चों मैं हाजिर हूँ आपके सामने लेकर फिर वही बोहर्स मॉडल वन पार्ट वन। यानी बोहर मॉडल को हम दो पार्ट में डिवाइड मैंने किया है। एक पार्ट वन है जो थोड़ा बेसिक लेवल पे है, पार्ट टू थोड़ा एडवांस लेवल पे आएगा। दोनों चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो अ वार्म वेलकम अगैन। देख लेते हैं कौन कौन प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। फरिश्ता, रजत त्रिपाठी, बुशरा, जॉन सिन्हा, गुड इवनिंग बेटे। वैशाली, स्वाति साहू, फरिश्ता दहारिया, रजत त्रिपाठी, राज मिश्रा, गुड इवनिंग, नमस्कार बेटा। खुश रहो, हमेशा बहुत तरक्की करो। इन्हीं दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं, इसी आशीर्वाद के साथ इनफैक्ट आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन जुड़ चुके हैं? हरिशंकर, हरिशंकर के साथ साथ और कौन है? बुशरा, अनामिका, मासूम, नोबिता, तनु सिंह, नीलम यादव। मैं अच्छा हूँ बेटे, आप सब लोग कैसे हैं? होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों का ये जो पिछला हफ्ता था काफ़ी अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि मैंने आपको टॉर्चर नहीं किया था। शुरू करते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, बातें हो चुकी हैं हम, क्योंकि एक हफ्ते का बीच में मुझे भी रिलैक्सेशन की ज़रूरत थी। तो गुड इवनिंग एवरीवन। हम आपको एडवांस लेवल पढ़ाएंगे। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं बेटा एडवांस लेवल भी बताऊंगा। पहले बोहर्स मॉडल बेसिक लेवल पे क्लियर करूंगा, फिर उसको एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। एडवांस मतलब एम्स लेवल, ठीक है ना? कोई भी ले लीजिए आप, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे, डजेंट मैटर, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। दैट इज गो प्रेप प्रॉमिस। आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपका अपना अश्विनी त्यागी। ये लेखा जोखा है जो आपको बताने के लिए सफिशिएंट है कि आप लोग सेफ हैंड्स में बच्चों। वी आर गोइंग टू गाइड यू। और अब तो आपके साथ बेटा, अब आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएंगे। कल से डॉक्टर गगन बोरा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ही इज़ गोइंग टू टेक लाइव क्लासेस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, ओके। यानी एट 3 PM ही वुड बी लाइव। तो चलिए, ही विल बी लाइव इनफैक्ट। तो बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग गो प्रेप नीट। गो प्रेप नीट के क्या बेनिफिट्स हैं बेटा, एक बार पढ़िए। रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी। इसके अलावा 24/7 डाउट रेजोल्यूशन फैसिलिटी होगी ड्यूरिंग द क्लास, आफ्टर द क्लास ऑल्सो। रिपोर्ट कार्ड डेली बेसिस पे आपके साथ। 1 ईयर कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स आपके सामने है। 2 ईयर कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा, जिसमें आपको प्रिंटेड बुक्स भी मिलेंगी। यानी आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। 750 आवर्स से भी ज़्यादा की आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी। इसमें 11th और 12th पूरा पढ़ाया जाएगा, और 11th का रिवीजन भी आपको कराया जाएगा। डीपीपी माइंड मैप्स, टॉप फैकल्टीज़, यानी मैं, डॉक्टर वोरा, सीप मैम, बीना मैम, ये डॉक्टर संजय कौशिक, विवेक सर, ये वो कोर टीम होगी जो आपको पढ़ाएगी। इनमें से एक सेट ऑफ फैकल्टी आपको पढ़ाएगा। 2 ईयर का स्टडी प्लान आपके सामने है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। बात करेंगे सबसे पहले, सर मुझे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिल्कुल नहीं आता। आप देखिए, ये आपको मैं यहाँ पे रजत त्रिपाठी एक बार बता देता हूँ, एक बार सुनना। आपने बोला है मुझे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिल्कुल नहीं आता। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को मुझे पढ़ाने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे लाइव क्लास में पूछूंगा आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है कि नहीं आता है। जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कर देना। देखिए, क्योंकि मैं आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर करने वाला हूं जो आपने अब से पहले इमेजिन भी नहीं किया होगा। ये बिल्कुल रिसेंट पिक है बेटा, जो ऑप्टिका जर्नल में पब्लिश की गई है। कोजी हीरो नाम के एक, कोजी हीरो और मोजी मारू नाम के एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने ये फोटॉन्स की पिक खींची है। तो यानी ये हाई रेजोल्यूशन कैमरा के साथ बेटा, बहुत हाई रेजोल्यूशन के साथ, ये एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक कैमरे के साथ में फोटो खींची गई है रिसेंटली, जो 20 अप्रैल को पब्लिश की गई है एक ऑप्टिका नाम के जर्नल में। तो आप देखिए फोटॉन्स कैसे ट्रैवल करते हैं, और अपने टाइप की ये पहली पिक है। इससे पहले फोटोन की पिक्चर अवेलेबल नहीं थी दुनिया में। तो देखिए, ये पिक्चर बिल्कुल नहीं है। 2020 में आप देखिएगा एक बार, आप कोजी हीरो नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको पिक को क्लिक किया है। सो क्या क्या प्लैंक क्वांटम थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने ये पिक बिल्कुल रिसेंटली खींची है। तो क्या है ये, क्या है प्लैंक क्वांटम थ्योरी? प्लैंक ने बोला था अब से लगभग 100 साल पहले, यानी 110 साल पहले,
प्लैंक ने बोला कि एनर्जी कभी भी कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल नहीं करती है, यानी जब भी एनर्जी ट्रैवल करेगी एक जगह से दूसरी जगह तो वो ऐसे ट्रैवल नहीं करती है, वो छोटे छोटे बंडल्स में, पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। यानी एनर्जी ट्रैवल्स, यानी फोटोन और एनर्जी, एनी एनर्जी travels in the form of discrete packets or bundles of energy called quantum. In case of light, these are called photons. फोटो मतलब फोटॉन्स। तो याद रखना है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, इसका बेस क्या है। मैक्सवेल ने जो दिया था, मैक्स प्लैंक ने उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। तो थ्योरी क्या थी आपको एक बार बता देता हूं। बिल्कुल यस, एक बार आपको, यस साक्षी पांडे, हेलो बेटा कैसे हैं आप। तो सुनिए एक बार, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है बच्चे। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, एनर्जी इज ऑलवेज एमिटेड, यानी एनर्जी जब भी कभी अब्सॉर्ब होती है या एमिट होती है, एनर्जी इज ऑलवेज एमिटेड एंड अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम और फोटोन। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। 3-4 बार मैं एक चीज यूज करूंगा। सबसे पहली बात हमेशा याद रखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, बेटा अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया हो तो उसे कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एक बार बता देता हूं, आप फिर से सुन लीजिए। एनर्जी इज ऑलवेज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड इन स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम और फोटोन। क्या बोला गया उसे, फोटोन बोला गया। अब फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम यानी फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एक फोटोन आपको ये नजर आ रहा है, एक फोटोन आपको ये नजर आ रहा है और एक फोटोन आपको ये नजर आ रहा है। अगर मैं इस फोटोन की बात करूं तो इस फोटोन के लिए बेटे एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एनर्जी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो यानी एनर्जी अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उन्होंने एक कांस्टेंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जिसे बोला गया पीसी। पीसी का मतलब क्या है बेटा, पीसी का मतलब बॉलीवुड में मत जाइएगा, इट इज नॉट प्रियंका चोपड़ा, इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो क्या बोला गया, पीसी मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34, कितना -34 जूल सेकेंड। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपके सामने है। क्या वैल्यू दी गई, E इज इक्वल टू, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, न्यू क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। सो E इज इक्वल टू एच न्यू और E इज इक्वल टू न्यू की वैल्यू अगर मैं रख दूं, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है न्यू इज इक्वल टू होता है C अपॉन लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, C अपॉन लैम्डा होता है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, एनर्जी इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। तो अब देखिए, अब आपको मैं शॉर्टकट्स बताना शुरू करता हूं यहां से। सबसे पहली बात, लैम्डा हमें 3 पार्ट में दिया जा सकता है। लैम्डा जनरली हमें दिया जाएगा या तो एंगस्ट्रॉम में दिया जाएगा, या लैम्डा हमें किस में दिया जाएगा, लैम्डा हमें दिया जाएगा नैनोमीटर्स में। लैम्डा हमें किस में दिया जाएगा, या तो एंगस्ट्रॉम में दिया जाएगा या फिर नैनोमीटर्स में दिया जाता है लैम्डा। एक बार फिर से सुन लीजिए, लैम्डा हमें किस चीज में दिया जाता है बेटे, लैम्डा की जो वैल्यूज आपको दी जाएंगी दैट विल बी इधर इन एंगस्ट्रॉम और इन नैनोमीटर्स। किसमें, नैनोमीटर्स में। तो यानी याद रखना है, लैम्डा अगर आपको एंगस्ट्रॉम में दिया गया है तो क्या करोगे, और अगर आपको नैनोमीटर में दिया गया है तो क्या करोगे। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, 1 एंगस्ट्रॉम, अगर मैं 1 एंगस्ट्रॉम की बात करूं बेटा, इज इक्वल टू होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 हर्ट्स, 18 हर्ट्स। ये बात याद रखना है, ये कितने के बराबर होता है अगर फ्रीक्वेंसी निकाली जाए, यानी 1 एंगस्ट्रॉम से इतनी हर्ट्स क्या आती है, फ्रीक्वेंसी आती है। तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, अगर एंगस्ट्रॉम दिया गया है तो आप उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। अगर आपको एंगस्ट्रॉम दिया गया और एनर्जी निकालने को बोले तो इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है फोटोन की, अगर उसकी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12,398, यानी 12,400 ले लेते हैं सीधे सीधे, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखना है, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 1 एंगस्ट्रॉम आपको क्या दी गई है, 1 एंगस्ट्रॉम आपको दिया गया है बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम इज गिवन व्हाट, 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ दी गई है, तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो और आप क्या निकाल सकते हो, एनर्जी भी निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक बार मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी, हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हमारे पास होता है कितना,
फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है हमारे पास एच सी, एच अपॉन लैम्डा। तो यानी फ्रीक्वेंसी एक एंगस्ट्रॉम से कितनी होती है, इतने लैम्डा होती है। तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी सीधे आ जाएगी। कैसे आएगी फ्रीक्वेंसी, इधर देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 299 यानी 300, 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 18 हर्ट्स। और साथ में क्या करोगे, हर्ट्स, और साथ में क्या करोगे, वैल्यू ऑफ लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, वैल्यू ऑफ लैम्डा रख दोगे किसमें, एंगस्ट्रॉम में। सिर्फ वैल्यू रखनी है, यूनिट्स नहीं, सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो ये आ जाएगी आपके सामने फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज निकालने का शॉर्टकट है। अगर हमें एनर्जी पूछा जाए तो एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस। ध्यान से देख लीजिए, आप सीधे सीधे निकाल सकते हो। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो यहाँ पे एनर्जी इन एंगस्ट्रॉम, बेटा इसको नीचे ले जाइएगा, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। क्या आ जाएगा, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम ले लीजिएगा। लैम्डा यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में रख लेना है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो ऐसे निकालोगे। अगर हमें एनर्जी पूछा जाए, ये क्लियर है सबको, एक बार पीछे दिख नहीं रहा है, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं बेटा, कोई इश्यू नहीं है। एक बार दोबारा से लिखते हैं बेटे, प्लीज पे अटेंशन। अभी मैं जल्दी ही इस प्रॉब्लम को भी दूर करने वाला हूं आपकी। मैं आपको लाइव बोर्ड से ही, स्मार्ट बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा। इधर देखिए, अगर हमें फ्रीक्वेंसी पूछा गया तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाती है हमारे पास 2 इंटू यानी 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 18। और साथ में नीचे क्या आ जाएगा, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, लैम्डा इतने हर्ट्ज में। और साथ में क्या आ जाएगा, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम आ जाएगा इतने हर्ट्ज में। और यहाँ पे लैम्डा रख दोगे एंगस्ट्रॉम में, ठीक है ना। लैम्डा किस में रख दोगे बच्चों, एंगस्ट्रॉम में लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए। तो ये आ जाएगी, अगर ये पता है तो ये आ जाएगा, और अगर ये पता है तो ये आ जाएगा। यानी एक इक्वेशन में दो ही वेरिएबल है, एक की वैल्यू दी जाएगी, दूसरा निकाल सकते हो। एनर्जी अगर आपको पूछी जाए तो एनर्जी इज इक्वल टू आ जाता है 12400। क्या आ जाएगा, 12400 अपॉन, यहाँ पे आएगा लैम्डा, किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा, दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दो फॉर्मूले बच्चों आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में यूज होंगे। एक बात और नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए ये शायद बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि आपको ये बताना चाहिए। तो अभी एक बार फिर से बता देता हूँ ये चीज, प्लीज इस बात पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज ऑलवेज इक्वल टू कितना हो जाता है बेटा, दैट इज इक्वल टू 96.4 किलो जूल्स पर मोल। क्या होता है ये, 96 किलो जूल्स पर मोल। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को जो किसमें, किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना हो तो ये मेथड यूज कीजिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतने किलो जूल पर मोल, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आर वी क्लियर अबाउट इट? यस, एक बार फिर से सुन लीजिए सौरभ, ये बात क्लियर है। अगर फ्रीक्वेंसी दी जाए, अगर फ्रीक्वेंसी दी गई है और आपको लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया गया है तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी दी गई है तो लैम्डा आ जाएगा। अगर आपको एनर्जी दी गई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया गया तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ये नोट कर लेना बेटा, इट इज वेरी वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव मेथड फॉर कैलकुलेशंस। एक बात आप नोट कर लीजिए कि एनर्जी, अगर मैं यहीं पे लिख देता हूं बेटे, एनर्जी यानी E1 ओवर E2, E1 ओवर E2 विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, न्यू1 ओवर न्यू2 के बराबर हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू λ2 ओवर λ1, दैट विल बी इक्वल टू वेव नंबर 1 ओवर वेव नंबर 2। नोट कर लेना ये बात भी, तो ये चीजें आपको बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस की। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस का मतलब ऑल वेवलेंथ सेम। क्या होते हैं, ऑल वेवलेंथ सेम। सारी वेवलेंथ क्या होंगी बच्चों, सेम होंगी। ऑल वेवलेंथ सेम, सारी वेवलेंथ क्या हो जाएंगी, LENGTH। ऑल वेवलेंथ क्या होंगी बच्चों, सेम होंगी। दिस इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। क्या बोलते हैं इसे, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन का मतलब क्या है, अगर इसकी वेवलेंथ कितनी है λ1 तो इसकी वेवलेंथ भी लैम्डा होगी, इसकी वेवलेंथ भी लैम्डा होगी, इसकी वेवलेंथ भी लैम्डा होगी, इसकी वेवलेंथ भी लैम्डा होगी। इसकी एनर्जी अगर हमारे पास E है तो इसकी एनर्जी भी E होगी, इसकी एनर्जी भी E होगी, इसकी एनर्जी भी E होगी, इसकी एनर्जी भी E होगी। अगर हमें टोटल एनर्जी पूछी जाए तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चे, टोटल एनर्जी वुड बी इक्वल टू E
प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस डॉट 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 डॉट, जोड़ते चले जाओगे तो यहां से आ जाएगा इज इक्वल टू एन इंटू ई। ई क्या आ जाएगा हमारे पास, एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाएगी। एनर्जी क्या आ जाएगी बेटा, फोटोन की एनर्जी आ गई। तो याद रखना है ई टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। यहाँ पे एन क्या है, ये जो स्मॉल एन है यहाँ पे, इस पे फोकस करना। दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ क्वांटा, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ क्वांटा। व्हाट डू वी कॉल इट, नंबर ऑफ क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे इसे, नंबर ऑफ क्वांटा बोलेंगे। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ क्वांटा इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। क्लियर या नहीं, एक बार मुझे बताइए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल संकेत, आपकी बात मैं समझ चुका हूं, उसी के बारे में मैंने बात की है। तो ई टोटल इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ई टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटा इंटू एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा यानी ईच फोटोन। तो ये बात जरूर याद रखना है, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ फोटोन और क्वांटा। नंबर ऑफ फोटोन और क्वांटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसमें, मोनोक्रोमेटिक में। ये फॉर्मूला कभी भी पॉलीक्रोमेटिक के लिए नहीं लगा सकते आप। तो यहाँ पे देखो एनर्जी हमने टोटल जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ऐसे रेडिएशन के लिए हमारे पास आ जाएगा एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी हो जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी टोटल हमारे पास आ जाएगी एन इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच फोटोन। वेवलेंथ टोटल कभी भी जुड़ेगी नहीं, एनर्जी टोटल ऐड होती है, फ्रीक्वेंसी टोटल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फोटोन क्या रहेंगे, डिस्क्रीट रहेंगे। एक चीज और नोट कर लेना बच्चों, नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगर मैं आपसे बात करूं नंबर ऑफ फोटॉन्स की, तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी। क्या बोलेंगे इसे, टोटल एनर्जी ऑफ द सोर्स, टोटल एनर्जी अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, पॉलीक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के लिए ये अपॉन आ जाएगा एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या आ जाएगा बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ क्वांटा आप निकाल लोगे। ये कब यूज होगा बेटा, जब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन दिया गया हो। अगर पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन दिया गया तो ये फॉर्मूला कभी यूज नहीं कर सकते हम लोग। प्लीज 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 नोट इट डाउन, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशंस। ये पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशंस बेटा के लिए यूज नहीं किया जा सकता, इट इज फॉर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस ओनली। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं बात करूं आपके लिए पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन, देखिए यहाँ पे वेवलेंथ कितनी है हमारे पास, लैम्डा 1, इसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा 2, इसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा 3, इसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा 4, इसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, अब इनमें सबकी वेवलेंथ क्या होंगी, अलग अलग। तो क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन। तो यानी डिफरेंट लैम्डा, इसके अंदर लैम्डा क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सो इट इज गोइंग टू हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स। सो व्हाइट लाइट इज अ पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन, लेजर लाइट इज अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। एक बार फिर से सुन लीजिए, पॉलीक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, मैनी वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, यानी उसके अंदर सिंगल लैम्डा होगा, जितने भी फोटोन हो सबकी एनर्जी बराबर होगी। यहाँ पे इसकी एनर्जी हमारे पास क्या है बेटा, E1, इसकी एनर्जी अलग हो जाएगी, E2 हो जाएगी, इस फोटोन की एनर्जी E3 हो जाएगी, इस फोटोन की एनर्जी E4 हो जाएगी, इस फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, E5। अगर मैं जोड़ने की बात करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, E1, ई टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट डॉट। हमारे पास न्यू टोटल भी क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यू 1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, न्यू 2 प्लस न्यू 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर मैं बात करूं लैम्डा की, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा, टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यानी लैम्डा रेसिप्रोकल में ऐड होगा, बाकी सारे किस में ऐड होंगे, डायरेक्टली अलजेब्रिक समेशन आप यूज करोगे। ये पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन है। एक बात और सुन लीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा लगाना है। जब भी कभी आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो याद रखना है, अगर हमारे पास एक फोटोन है और ये टूट जाता है 2 फोटोन में, इस फोटोन में टूट गया ये और इस फोटोन में टूट गया ये, टूट सकता है ऑब्वियसली, इट कैन ब्रेक इनटू मैनी फोटॉन्स। तो ये एक फोटोन था जिसकी एनर्जी E थी, तो ये टूटेगा किसमें, एक टूट गया E1 में और दूसरा टूट गया ये दूसरे में चला गया E2। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, HC अपॉन लैम्डा 1, दैट विल बी H न्यू 1, और यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास HC अपॉन लैम्डा 2, दैट विल बी इक्वल टू H न्यू 2। तो नोट कर लेना ये चीजें, यहाँ की एनर्जी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस हो जाएगी, यानी E टोटल इज इक्वल टू E1 प्लस E2 आप पुट कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन।
व्हाइट लाइट पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन होता है, जबकि लेजर लाइट क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है। आर वी क्लियर अबाउट इट? जल्दी से बताइए सर। आप SN1 SN2 रिएक्शन बाकी की मैकेनिज्म भी पढ़ाएंगे? बिल्कुल, आपको आपको पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म आई एम गोइंग टू टीच बेटा। साथ में मिनी कोर्सेज भी आपके साथ लेके आते रहेंगे हम लोग। यस दीपा शर्मा बेटा, सब लोग आपको पढ़ाते रहेंगे, आप सिर्फ पढ़ने पे फोकस कीजिए। आपको यहाँ पे जो टीचर पढ़ाने वाले हैं, आई कैन अश्योर यू, वो टीचर वो हैं जिन्होंने सिंगल डिजिट रैंक डबल डिजिट में दी है। तो आप लोग बिल्कुल सेफ हैंड्स में। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन पे बात करते हैं। सर कैन आई कंटेक्ट यू? आई डोंट यूज। अमित कुमार, बिल्कुल आप कंटेक्ट कर सकते हो, आप डायरेक्टली मुझे मेल भी ड्रॉप कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, प्लीज यूट्यूब पे नीट 2020 के लिए लगातार हम कर रहे हैं। अमित कुमार, आपको मैं बताऊंगा। सृष्टि गुप्ता, थैंक यू वेरी मच बेटा, सेशन को लाइक जरूर करते जाइएगा, क्योंकि देखिए पॉलीक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक क्रोमेटिक रेडिएशन के ऊपर अब से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सुनिए क्वेश्चन देखिए। 1000 watt bulb, what radio transmitter operates at a frequency of इतना किलोसाइकिल पर सेकेंड? हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड डज इट एमिट? तो आपसे क्या पूछा गया बताइए, पॉलीक्रोमेटिक है या मोनोक्रोमेटिक? पॉलीक्रोमेटिक नहीं ले सकते आप इसे। जब भी नंबर ऑफ फोटोन पूछा जाएगा जनरली वो क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होगा। तो ये ट्रांसमीटर है, रेडियो ट्रांसमीटर से एक ही फ्रीक्वेंसी निकलती है, तो एक ही वेवलेंथ निकलेगी। अगर आप 92.7 बिग FM सुन रहे हो तो बेटा आपको सारी फ्रीक्वेंसी वही मिलेगी, सारी वेवलेंथ वही मिलेंगी। अगर आप रेडियो मिर्ची सुन रहे हो तो आपको वही फ्रीक्वेंसी आएगी। अगर आप विविध भारती सुन रहे हो तो आपको वही फ्रीक्वेंसी आएगी। कहने का मतलब है हर एक रेडियो किसकी स्टेशन की अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं जो रजिस्टर्ड होती है। तो हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड डज इट एमिट? तो जितने भी रेडियो चैनल होते हैं वो सब एक ही फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं और वो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस को प्रोपगेट करते हैं मीडियम में। तो मुझे बताइए जल्दी से अमित, आप मुझे इस ईमेल आईडी पे, क्या मेरा नाम आपके सामने है, ये रहा ASHWANI त्यागी @gradeup.co पे आप बात कर सकते हो मुझसे। @gradeup GRADEUP gradeup.co। तो कोई भी इशू हो तो आप मुझे यहाँ पे भेज सकते हो, ashwini.tyagi@gradeup.co। सो प्लीज मेल मी योर जो भी रेक्विजिट, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड एसएप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये मेरे लिए बोलना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 100 आपको क्या बोला गया है, 1000 वॉट बल्ब। तो आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। यस यस यस, साक्षी बिल्कुल सही पकड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए बेटा फटाफट से। यस डॉक्टर लक्ष्मी राजौरिया, आप बताइए। अनामिका नेगी आंसर बताएंगे क्या होगी। मंसूर अली, आप बात कर सकते हैं, आप एक बार मेल ड्रॉप कीजिएगा, अपना कांटेक्ट नंबर मुझे दीजिए, आई विल डेफिनेटली। यस सौरभ नेगी जल्दी से आंसर। मोहम्मद आरिफ ने सबसे पहले दिया है सी। देख लेते हैं बेटा, 100 वॉट का बल्ब है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास, आ जाएगी 100 वॉट बल्ब, तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी 100 जूल पर सेकंड। कितनी आ जाएगी, 1000 जूल, सॉरी 1000 जूल पर सेकंड। तो एक सेकंड में कितने फोटोन एमिट करेगा, टोटल एनर्जी कितनी है हमारे पास 1000 जूल्स इज इक्वल टू, हमने मान लिया कितने फोटोन एमिट कर रहा है एन, इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास एच न्यू, एच इंटू न्यू, न्यू कितना दिया गया हमें 880 किलो साइकिल, यानी 880 और साथ में क्या लगा दिया गया है 880 के साथ में इंटू 10⁻³ इतने हर्ट्स हमें दिया गया है, इतने सेकेंड इनवर्स हमें दिया गया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास जूल सेकेंड आपको पता है, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये जूल पर सेकेंड है और ये पर सेकेंड है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेटा n इज इक्वल टू आ जाएगा, h की वैल्यू पुट कीजिए तो आएगा 1000 अपॉन, कितना आएगा बेटा 1000 अपॉन 6.63 इंटू 10⁻³ और साथ में आ जाएगा इंटू 10⁻³ इंटू 880, कितना आ जाएगा 880। सॉल्व कीजिए आप इसे तो कितना हो जाएगा आपके लिए बेटे, ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो ये आ जाएगा 10⁻³ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +31 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए +3 पहले ही ऊपर है, तो हमारे पास यहाँ से 880 हमने यहाँ से किया तो हमारे पास देखो दिस गॉट कैंसल्ड, तो ये आ गया 10⁻34 अपॉन नीचे कितना आ गया 880 इंटू 6.63, तो यहाँ से आप देखोगे 2 डेसिमल लगाओगे तो ये हो जाएगा 32,
यहाँ से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अगर आपने इसे इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अप्रोक्सीमेटली बेटा, दैट इज गोइंग टू बी कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻30। कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻30। देख लेते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया। आंसर कितना आ जाएगा 1.72, सॉरी नॉट 2, तो ये आएगा हमारे पास 1.8 आ रहा है। 2 तो 1.8 के हिसाब से आंसर लगाइए तो कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है हमारे पास 1.72 इंटू 10⁻30। एक में ही है, वैसे भी 10⁻30 सिर्फ एक में ही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आइए। ये क्वेश्चन सबको क्लियर? बी फॉर, यस बी फॉर क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़िया डॉक्टर, बिल्कुल क्लियर है। साकेत, गौरव, वैशाली, राम मल्होत्रा, इज इट क्लियर बेटे? यस बिल्कुल क्लियर सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे करके बताइए। द आईज ऑफ सर्टेन मेंबर्स ऑफ योर रिलेटिव्स पास अ विजुअल सिग्नल। आप लोगों के रिलेटिव्स की बात हो रही है, तो आईज ऑफ सर्टेन मेंबर्स ऑफ रेप्टाइल फैमिली पास अ विजुअल सिग्नल टू ब्रेन when visual receptors are struck by photons of wavelength 890 nanometers. The total energy this much is required to trip the signal. What is the minimum number of photons that must strike to the receptor to trip the signal, to send the signal? बताइए क्या आंसर होना चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए बच्चों, एक बार फिर से। रोहित यादव, बहुत इजी है। The eyes of a certain members of reptile family pass a visual signal to the brain when visual receptors are struck by the photons of wavelength 890 nanometers. If the total energy is इतना, so बताइए कितने photons की जरूरत होगी इतनी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यस, एम्स का PYQ भी लेंगे बेटा लगातार आप लोगों को। संदीप कमल, देखो कितना सिंपल है। क्या हो जाएगा हमारे पास एनर्जी, ई टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एनर्जी, ई टोटल इज इक्वल टू, ये किस में पूछा गया है, एनर्जी जूल्स में है, इज इक्वल टू आ जाएगा एन इंटू एच सी अपॉन लैम्डा। क्या हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से ई टोटल कितना है हमारे पास 3.15 इंटू 10⁻⁻14 इज इक्वल टू एन इंटू एच सी की वैल्यू कितनी होती है 19.89 इंटू 10⁻26 जूल मीटर, कितनी होती है जूल मीटर। और अपोन ये किस में है, जूल में है, और अपोन क्या आ गया लैम्डा आ गया। तो यहाँ से देखो जूल से जूल कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ लैम्डा मीटर्स में बचा। निकाल लीजिए जरा एक बार। तो यहाँ पे लैम्डा हमें दिया गया है, लैम्डा को अगर आप मीटर में रखोगे, लैम्डा कितना है 890 नैनोमीटर, तो 8 इंटू 890 इंटू 10⁻⁻9 मीटर रखेंगे तो मीटर से मीटर भी आउट हो जाएगा। तो एन आ जाएगा, यहाँ से एन निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। एन कितना आ रहा है बेटे, एन आ जाएगा देखो 10⁻⁻9 ऊपर जाएगा तो इसे क्या कर देगा 17 कर देगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया बेटा 3.15 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन नीचे कितना आएगा हमारे पास, नीचे आएगा और इंटू आ जाएगा 890 ऑल्सो, और नीचे आ जाएगा 19.89 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा बेटा 10⁻⁻17। तो 3 तो चला गया ऊपर, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 890। तो आप डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा सीधे सीधे 1.41 इंटू 10⁻⁻। ए भी बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं, तो मुझे कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.15 इंटू क्या हो जाएगा 8.9 इंटू 10⁻⁻। 8.9 इंटू 10⁻12 ऊपर गया तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया 5 अपॉन नीचे कितना हुआ, नीचे हुआ 19.89। इससे मैंने इसे उड़ाया तो मेरे पास आ गया बेटा 2 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 19.89, ये हो जाएगा 2.2 के आसपास। 2.2 से मैंने इसे काटा तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.4। तो 1.4 इंटू 10⁻5। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटे सी। सो डॉक्टर्स बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं ये, लेकिन अगर आप एफर्ट नहीं करते हो। सर टुडे मयंक सिंह राठौर, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बिलाल अहमद बेटा आपको मुआफ़ी चलिए दी जाती है, ठीक है, तो चलिए आपको आज मुआफ़ी दी जाती है। राज मिश्रा क्लियर है बिल्कुल, आंसर बिल्कुल सी फॉर कार्डियोलॉजिस्ट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब से थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की उस सेगमेंट में एंटर कर गए हैं जिससे आपको हमेशा सबसे ज्यादा डर लगता है, एंड दैट इज कॉल्ड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल में अब के बाद मैं जंप कर रहा हूं, तो अब तक मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें क्लियर होंगी।
तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या है, सुनिए। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में क्यों, ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बहुत सारी बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे उसने ये नहीं बताया कि एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन अगर घूमते हैं तो कितनी ऑर्बिट में घूमते हैं, उन ऑर्बिट की लोकेशन क्या होती है, उनके बीच में फॉरबिडन जोन यानी गैप कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के किसी ऑर्बिट में जाने के लिए उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंडीशन क्या होंगी, ये सारी बातें रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसको एक्सप्लेन करने के लिए नील बोर ने एक मॉडल प्रपोज किया जिसका नाम क्या बोला गया, जिसे हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल या सिंगल इलेक्ट्रॉन मॉडल भी बोलते हैं। यानी ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल है, ये डबल इलेक्ट्रॉन यानी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो याद रखना है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, ये हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, या हीलियम प्लस के लिए एप्लीकेबल है, या लिथियम +2 के लिए एप्लीकेबल है, या फिर बेरिलियम +3 के लिए एप्लीकेबल है। इनके लिए ही ये एप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते ही ये फेल हो जाएगा। अब सुनिए, बोहर्स एटॉमिक मॉडल में सबसे पहली बात उन्होंने बोली, एन एटम हैज़ अ न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर वेयर ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। यानी एक एटम पे न्यूक्लियस होता है सेंटर पे, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि चक्कर कैसे लगाता है, क्या होता है बेटा, एक बार फिर से सुनिए मैन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे ऐसे घूमता है, सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, विदाउट लूजिंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी। बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होता है वो बाहर की तरफ के फोर्स के एग्जैक्टली बराबर हो जाता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में लगातार घूमता रहता है। कैसे, ऐसे देखिए ध्यान से, जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है इसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या बोलते हैं इसे, Fc, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड Fa, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, kZe² अपॉन r², दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, यानी इस रेड वाले पॉइंट पे आपको नजर आ रहा है जो मैंने ब्लैक कर दिया है, उसके ऊपर फोर्सेस हमेशा बराबर रहेंगे। यानी फोर्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस विल बी इक्वल टू फोर्स आउटवर्ड, आउटवर्ड फोर्स इनवर्ड फोर्स के एग्जैक्टली बराबर होगा फॉर द इलेक्ट्रॉन टू रिमेन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। अगर फोर्स बाहर का ज्यादा हो गया तो बाहर भाग जाएगा, और अगर अंदर का ज्यादा हुआ फोर्स तो इलेक्ट्रॉन विल क्या, डी एक्साइट, इलेक्ट्रॉन नीचे की किसी ऑर्बिट में चला जाएगा। आर वी क्लियर अबाउट इट, एक बार मुझे बताइए जल्दी से, राम मल्होत्रा, आर वी क्लियर अबाउट इट, जल्दी से आप मुझे बताइए फटाफट से। सब लोगों को ये बात क्लियर है, बिलाल अहमद, एवरीवन, जल्दी प्लीज टेक योर डाउट्स फास्ट। एक एटम में क्या होता है, हैज अ न्यूक्लियस एट इट सेंटर वेयर ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिजाइड। दूसरी बात क्या थी, दूसरी इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमते हुए क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है। अगर वो घूमेगा नहीं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल नहीं आएगा। तो बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए इसके आगे की चीजें, इसके आगे की चीजें केशव आपको और प्रीतम अच्छे से समझ में आएंगी। कैसे, सुनिए, देर आर इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस। जैसे रदरफोर्ड नहीं बता पाया कि कितनी ऑर्बिट होती हैं, नील बोहर ने बता दिया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, अनंत ऊर्जा कक्ष होते हैं। देर आर इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ओर इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होती हैं। बट इलेक्ट्रॉन इज अलाउड, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में अलाउड है। अलग कलर से इसे ले लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी बनी रहे। यहां से सुनिए, देर आर इनफाइनाइट ऑर्बिट्स। तो आप मुझे ये बताइए, हाइड्रोजन एटम में कितनी ऑर्बिट्स होती हैं बेटा, हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर देयर इन हाइड्रोजन एटम, जल्दी से मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। देख लेते हैं कितनी बात, राज मिश्रा जल्दी से बताएं कि हाइड्रोजन एटम में कितनी ऑर्बिट होती हैं, हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर देयर इन हाइड्रोजन एटम, हाउ मेनी ऑर्बिट्स। डॉली ने बोला है 1, रिपीट अगेन। नफीसा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे कि बताइए हाइड्रोजन एटम में कितनी ऑर्बिट्स होती हैं, हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर देयर इन हाइड्रोजन एटम। तो देखिए सब अभी तक आप में से सब क्या बता रहे हैं, 1 ऑर्बिट होती है, जबकि कुछ बच्चों ने
ऋषभ पटेल ने बोला है इनफाइनाइट, सुमित गुप्ता ने बोला है इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होती हैं। तो याद रखना है हाइड्रोजन एटम में बेटा इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होती हैं। देयर आर इनफाइनाइट ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन एटम, इन एनी एटम, किसी भी एटम में इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होती हैं। हाइड्रोजन एटम में ऑर्बिट तो इनफाइनाइट ही होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही ऑर्बिट में होता है। अगर आप एक ही कमरे में बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल में एक ही क्लासरूम है। इसका मतलब स्कूल में और भी क्लासरूम है जिसमें से आप जा सकते हो, जिसमें आप जा सकते हो। तो बिल्कुल हाइड्रोजन एटम में कितनी ऑर्बिट होती है? इनफाइनाइट। नोट कर लीजिएगा ये बात, किसी भी एटम में इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होती हैं। इलेक्ट्रॉन जहां पे है वो उसकी ग्राउंड स्टेट होती है। जहां पे इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं रुकेगा, वो क्या होगा? डी एक्साइट हो जाएगा। तो यानी अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पे अपना टाइम स्पेंड कर रहा है तो वो क्या होगी? उसकी ग्राउंड स्टेट ही होगी। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन बहुत कम वक्त के लिए ठहरता है। सो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10⁻⁻7 सेकेंड या -8 सेकेंड के लिए रुकता है, उसके बाद वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो नोट कर लेना ये बात, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस, बट इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू रिवॉल्व in those orbits only where MVR क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। इसे क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों? एक बार फिर से सुन लीजिए, एंगुलर मोमेंटम क्या बोलते हैं इसे? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये बेटा? एंगुलर मोमेंटम होता है v। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कितना हो जाता है बेटा? v ओमेगा हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? v ओमेगा। क्या होता है हमारे पास? एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलते हो आप लोग? जल्दी से बताइए। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाता है लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। यानी क्या हो जाता है? लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। दिस इज एंगुलर मोमेंटम, इट इज mv इनटू r। इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है हमारे पास बच्चों? एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस ऑफ सर्कल। जो सर्कल जिस पाथ पे वो है उसकी रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ पाथ, तो इसे क्या कहा जाता है? एंगुलर मोमेंटम। तो यानी रदरफोर्ड ने जो बात नहीं बता पाया था, बोहर ने उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया। उसने बोला कि किसी भी ऑर्बिट में जाने के लिए अगर सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, कौन सी ऑर्बिट? यहाँ पे ऑर्बिट ले लीजिए। ऑर्बिट अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बेटे, और यहाँ पे क्या लिख दूं? ऑर्बिट के साथ यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। तो फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? h/2π। सेकंड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? 2h/2π। थर्ड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? 3h/2π। फोर्थ ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? 4h/2π। क्या हो जाएगा? 4h/2π। इसके बीच में एंगुलर मोमेंटम की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, यानी यहाँ के बाद सीधे यहाँ आएगा, यहाँ के बाद सीधे यहाँ आएगा, यहाँ के बाद सीधे यहाँ आएगा। बीच की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। उन्हें बोलते हैं फॉरबिडन वैल्यूज। क्या बोलते हैं उन्हें? फॉरबिडन वैल्यूज। यानी कभी भी आपको नहीं मिलेगा 0.5h/2π। 0.5h/2π नहीं एग्जिस्ट कर सकता। 1.5h/2π एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। यानी यहाँ पे n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। यहाँ पे n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ऐसा तो बोल नहीं सकते कि भाई उसकी फैमिली में 2.25 आदमी है, 1.5 आदमी है। इट इज नॉट पॉसिबल। या तो 1 होंगे, या 2 होंगे, या 4 होंगे, या 6 होंगे, यानी नेचुरल नंबर होगा। n का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? n इज इक्वल टू 1 2 3 4। दोबारा बताना है। इज इट क्लियर और नॉट? यस, जॉन सीना, पक्के से आपकी बात मैंने सुन ली है। आई एम वर्किंग ऑन दैट। फॉर श्योर आई विल गिव यू गुड न्यूज वेरी सून। ओके, जल्दी से आपको बताऊंगा। शिवम, एक बार फिर से सुन लीजिए। रदरफोर्ड ने क्या बोला था? रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। बोहर ने भी वही बात बोली। तो नया क्या है? रदरफोर्ड ने ये बात नहीं बताई कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में जाएगा तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कंडीशन क्या होगी। ये बात बोहर ने बता दी। बोहर ने क्या बोला कि देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स, यानी कोई भी एटम हो, इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए इनफाइनाइट वेज पॉसिबल होते हैं। इनफाइनाइट ऑर्बिट्स आर देयर। लेकिन इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में ऐसा नहीं कि मुंह उठाया किसी भी ऑर्बिट में जाके घुस गया। इट इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही जा सकता है। वो कब जाएगा? जब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? ऑर्बिट का नंबर इंटू h/2π के डायरेक्टली क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। n की वैल्यू क्या है? दिस। यानी या तो MVR की वैल्यू क्या होगी? h/2π फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में 2h/2π, थर्ड ऑर्बिट में 3h/2π, फोर्थ ऑर्बिट में क्या होगी? 4h/2π। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों? एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा।
क्वांटाइज्ड का मतलब आप जानते हो ना, क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम क्या है? क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब इट कैन हैव ओनली सर्टेन वैल्यूज। ऐसा नहीं हो सकता कि हर वैल्यू आपको वहां पे मिल जाए, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। वहां पे सर्टेन वैल्यूज ही अलाउड होंगी, ये बात याद रखिएगा। जैसे नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं किसी भी फैमिली में, क्वांटाइज्ड होते हैं। 4 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे किसी भी फैमिली में, या तो 2 हैं या 3 है या 4 हैं या 5 हैं या 6 हैं। बीच में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मेरी फैमिली में 6.25 मेंबर हैं या 6.25 मेंबर है, दैट इज नॉट पॉसिबल। समझ गए ना बच्चों? चलिए, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। व्हाट इज एच हियर? एच इज इक्वल टू क्या बच्चों यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट। एच इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? PLANCK, क्या बोलते हैं इसे? प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा। यानी एच की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगी। अब देखिए, एच की वैल्यू अगर प्लैंक्स कांस्टेंट है, आगे बढ़ के बात करते हैं जरा। एक बार देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाइल रिवॉल्विंग इन सच ऑर्बिट्स, यानी जब इस तरह के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, सो इट डज नॉट लूज एनी काइंड ऑफ एनर्जी। सच ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, और इन्हें ग्राउंड एनर्जी ऑर्बिट्स भी बोला जाता है। तो ऐसी ऑर्बिट्स को क्या बोला गया? स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोला गया। इन्हें हिंदी में बोले तो स्थायी ऊर्जा कक्ष बोला गया। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को ना तो एमिट करता है ना अब्सॉर्ब करता है, यानी इसमें क्या होता है? बिल्कुल फिक्स्ड रहता है। जब तक ये इस ऑर्बिट में एनर्जी को एमिट भी नहीं कर रहा है, अब्सॉर्ब भी नहीं कर रहा है। इस ऑर्बिट को अगर एनर्जी दे दी तो बाहर भाग जाएगा, और अगर ले ली तो अंदर किसी ऑर्बिट में चला जाएगा। आर वी क्लियर? जल्दी से बताइए, क्लियर या नहीं? सर पता कैसे चलेगा इलेक्ट्रॉन कौन सी क्लास में है? इलेक्ट्रॉन कौन सी क्लास में डॉली, ये पता कैसे चलेगा? उसकी एनर्जी से पता चलेगा, वो निकालेंगे, अभी आपको निकाल के बताऊंगा मैं। देखिए, अगर h/2 अगर हमारे पास क्या है, अगर 15h/2 आ रहा है डॉली, 15h/2 आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस में है? इलेक्ट्रॉन 15th क्लास में है, यानी BSc फाइनल ईयर में है, या बीटेक थर्ड ईयर में है, या MBBS थर्ड ईयर में है। क्लियर है बात? बिल्कुल। यानी ये ऑर्बिट का नंबर होता है। यहाँ पे NH/2 में, NH/2 में ये क्या हो जाएगा बेटा? इट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ये बात आप नोट कर लीजिए, इट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये नंबर ऑफ ऑर्बिट ही है। ओके डॉली, क्लियर है? ये क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो चलिए बेटे, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। आपको कोई भी चीज समझ में ना आए ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। देख लीजिए एक बार, आपको और अच्छे तरीके से इलाबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये सर्कुलर ऑर्बिट है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी होगी एंगुलर मोमेंटम की? यहाँ पे हो जाएगी h/2 यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस वाली ऑर्बिट में? h/2। इस वाली ऑर्बिट में कितनी हो जाएगी बच्चे? इस वाली ऑर्बिट में हो जाएगी 2h/2। कितनी हो जाएगी? 2h/2। इस वाली ऑर्बिट में कितनी हो जाएगी? 3h/2। और इस वाली ऑर्बिट में कितना आ जाएगा बेटा? इस वाली ऑर्बिट में हो जाएगा 4h/2। क्या हो जाएगा? 4h/2। यानी आप बता सकते हो h/2 का जितना मल्टीपल है वही क्या हो जाएगा? ऑर्बिट में एनर्जी होगी। अगर मैं बोलूं कि x h/2 है, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 कोई इंटीजर है, तो आप क्या बोलोगे? x इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जिसमें कर रहा है। क्लियर है बात? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। रिपीट अगेन, रबुल इस्लाम बिल्कुल रिपीट करेंगे आप एक बार। बस इस पे थोड़ी सी ज्यादा मुझे आपसे तवक्को है कि आप इस पे तवज्जो जरूर देंगे। देखिए कैसे, अगर हमारे पास क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, हमने उसे एनर्जी दे दी, तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में चला जाएगा? इस ऑर्बिट में चला जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे GS ग्राउंड स्टेट। और जहां पे पहुंचेगा दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे इसे? एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे बच्चों इसे? एक्साइटेड स्टेट। ये क्या है? एक्साइटेड स्टेट है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन को आप कोई फोटोन अब्सॉर्ब करेगा, जरूरी नहीं है फोटोन अब्सॉर्ब करेगा, उसके लिए कंडीशन है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी फोटोन को अब्सॉर्ब करता है तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। वो कब जंप करेगा? कंडीशन सुन लीजिए जरा एक बार। वो कब जंप करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट बाय अब्सॉर्बिंग और एमिटिंग अ फोटोन इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी दो ऑर्बिट के बीच की एनर्जी का जो गैप है, अगर फोटोन की एनर्जी उसके बराबर होगी तो फोटोन अब्सॉर्ब होगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए,
अगर दो ऑर्बिट के बीच की एनर्जी के बराबर फोटोन की एनर्जी हुई तो फोटोन क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा। ऐसा नहीं हो सकता। एक बार सुन लीजिए, अगर मेरे पास एक ऑर्बिट ये है और दूसरी ऑर्बिट ये है, इसकी एनर्जी कितनी है, 2 यूनिट है, इसकी एनर्जी कितनी है, 2 यूनिट, और इसकी एनर्जी मेरे पास कितनी है, 6 यूनिट। तो यहाँ पे फोटोन को अब्जॉर्ब, याद रखिए यहाँ पे कौन सा फोटोन अब्जॉर्ब होगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए कौन सा फोटोन अब्जॉर्ब होगा, 4 यूनिट की एनर्जी का फोटोन ही अब्जॉर्ब होगा, बाकी किसी फोटोन को ये अब्जॉर्ब नहीं करेगा। आर वी क्लियर अबाउट इट? एक बार फिर से सुनो, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल by absorbing a photon of energy exactly equal to the energy difference between two energy levels। अगर दो एनर्जी लेवल की एनर्जी के बराबर गैप नहीं हुआ, फोटोन की एनर्जी नहीं हुई, फोटोन अब्जॉर्ब नहीं होगा। कम हुआ तो भी ट्रांसमिट हो जाएगा, ज्यादा हुआ तो भी ट्रांसमिट हो जाएगा। ना तो कम से चलेगा ना ज्यादा से चलेगा। डॉली, बात बिल्कुल क्लियर है? अब तक का बिल्कुल क्लियर। चलिए मोहम्मद आरिफ, एक बार फिर से सुन लीजिए, इसका मतलब क्या होगा बेटे? इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है, सपोज इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये nth ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, यहाँ पे उसकी एनर्जी कितनी थी, ई ग्राउंड। यहाँ पे एनर्जी कितनी है बेटा, ई ग्राउंड। और यहाँ पे एनर्जी कितनी है आरिफ उसकी, ई एक्साइटेड। कितनी है, ई एक्साइटेड। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, उसके ऊपर एक फोटोन गिरा, अलग कलर से फोटोन को बना लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। एक ये फोटोन उसके ऊपर आके गिरा, ये फोटोन की एनर्जी कितनी थी, एच न्यू। तो यहाँ से गिरा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप कर गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप किया, तो उसके पास यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए आप। सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन का आप लॉ लगाएंगे। क्या होगा हमारे पास, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगाइए। उसके बाद एनर्जी प्लस चार्ज दोनों कंजर्व करने हैं बच्चों, आपको एनर्जी प्लस चार्ज दोनों कंजर्व करने हैं, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुंचा तो मैंने मान लिया कौन सा इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, ये बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो फोटोन था ई था, ये फोटोन क्या था, ई, ये एक्साइटेड फोटोन है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई प्लस एच न्यू, ई प्लस एच न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ई फोटोन प्लस आ जाएगा यहाँ पर, अगर ये न्यू वन है, यहाँ पे आ जाएगा एक्साइटेड फोटोन प्लस एच न्यू टू। ये एनर्जी को एमिट भी करेगा, यानी यहाँ पे देखो चार्ज प्लस एनर्जी कंजर्व्ड है, यहाँ पे भी चार्ज प्लस एनर्जी क्या करनी है, आपने कंजर्व करनी है। यानी क्या, ग्राउंड स्टेट में फोटोन प्लस उसके ऊपर एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट में फोटोन प्लस उसकी, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्लस उसकी एनर्जी। तो ये बात याद रखनी है। ये क्या करना है आपने, चार्ज प्लस एनर्जी बराबर रहेगी, चार्ज प्लस एनर्जी कंजर्व कर दीजिए। चार्ज प्लस एनर्जी क्या हो जाएगी बेटे, कंजर्व रहेगी। नोट कर लेना ये बात, एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व, क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रहेगी। चार्ज प्लस एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इस फोटोन की एनर्जी कम होगी, इस फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। तो ये बात नोट कर लेना। अगर इलेक्ट्रॉन, एक बार फिर से सुन लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए साक्षी, रजत, ये तो यस, एक बार फिर से सुन लो कि हमारे पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में, तो वहां पे आपको चार्ज प्लस एनर्जी दोनों को क्या करना है, कांस्टेंट कर देना है। चार्ज और एनर्जी दोनों को क्या कर देना है बेटा, थैंक यू वेरी मच आदित्य जायसवाल, चार्ज प्लस एनर्जी दोनों को कांस्टेंट करो। चार्ज को कंजर्व करोगे तो भी गलत हो जाएगा, एनर्जी को कंजर्व करोगे तो भी गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे एनर्जी जितनी थी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा इस ट्रांजिशन के लिए अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा ई हाई माइनस ई लो। क्या आ जाएगा बेटा, ई हाई माइनस ई लो इज इक्वल टू आ जाएगा एच न्यू। क्या आ जाएगा बेटा, एच न्यू आ जाएगा। ये मैं आपको भी प्रूव करके भी दिखाऊंगा। यानी चार्ज प्लस एनर्जी दोनों क्या करना है बेटा, कंजर्व करनी है। यानी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्लस फोटोन प्लस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन प्लस फोटोन, तो वहां पे आपसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जिधर ज्यादा है उधर फोटोन की कम होगी, जिधर फोटोन की ज्यादा है उधर इलेक्ट्रॉन की कम होगी। नोट कर लेना ये बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगर इसके ऊपर एक फोटोन हमने यहां से डाला बेटा, सपोज ये एच न्यू एनर्जी आ गई, फोटोन की एनर्जी कितनी आ गई, एच न्यू। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, यहाँ पे एनर्जी कितनी है उसकी, हमने बोल दिया E1 है, या फिर क्या बोल सकते हैं उसे, E0 भी बोल सकते हैं, या फिर उसे क्या बोल सकते हैं, E ग्राउंड भी बोल सकते हैं, या फिर उसे क्या बोल सकते हैं लास्ट में, E लो भी बोल सकते हैं। यानी लोअर एनर्जी की एनर्जी, एक ही बात है, लोअर ऑर्बिट की एनर्जी। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा तो nth ऑर्बिट में पहुंच गया। कौन सी ऑर्बिट में है ये, nth ऑर्बिट में है। यहाँ पे एनर्जी कितनी हो गई, मैंने मान लिया E हाई हो गई एनर्जी,
इसे क्या बोल सकते हो आप, इसे ई एक्साइटेड भी बोल सकते हो। ई एक्साइटेड को आप क्या बोल सकते हो, ई एक्साइटेड को आप क्या बोल सकते हो, ई एन टू भी बोल सकते हो या ई एन भी बोल सकते हो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास एनर्जी यानी ई हाई, नोट कर लेना ये चीज बहुत जरूरी है बेटे आप लोगों के लिए, इज इक्वल टू हो जाएगा ई लो, एनर्जी कंजर्व करिए सबसे पहले, क्या आ जाएगा ई लो प्लस क्या होगा एनर्जी ऑफ फोटोन, प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन जो फोटोन उसने अब्सॉर्ब किया। नोट करना ये बात एटॉमिक स्ट्रक्चर में बच्चों, एक फोटोन ही अब्सॉर्ब करेगा, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन आपके सिलेबस में दो फोटोन का अब्सॉर्प्शन अलाउड नहीं है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में नीट लेवल पे, जेई लेवल पे एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही फोटोन को अब्सॉर्ब करेगा। नोट कर लेना ये बात, प्लीज नोट इट डाउन, ये नोट करना कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, ये बात याद रखना है, आपके सिलेबस की बात कर रहा हूं, वैसे तो हो सकता है लेकिन आपके सिलेबस में एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कभी भी फोटोन को अब्सॉर्ब नहीं करेगा। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वुड नेवर अब्सॉर्ब अ फोटोन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वुड नेवर, कभी भी नहीं, नेवर एवर, नेवर अब्सॉर्ब अ फोटोन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कभी भी फोटोन को अब्सॉर्ब नहीं करेगा, नेवर अब्सॉर्ब अ फोटोन अगेन, वो सिर्फ डी एक्साइट होगा, ये बात नोट कर लीजिएगा, फोटोन। तो ये बात आप नोट कर लेना, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन थ्योरी है, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन की थ्योरी है। अगर एक से ज्यादा फोटोन अब्सॉर्ब करेंगे तो सारी चीजें ये हमें मॉडिफाई करनी पड़ेंगी, बियॉन्ड सिलेबस जाना पड़ेगा। तो एक बार फिर से राज भाई पीछे से यस आ जाएं, यस यस कोई बात नहीं है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष स्वीट अंतरिक्ष आ चुके हैं। तो डॉली, डॉली राजपूत, क्लियर है बात बेटा। संदीप एक बार फिर से सुनिए, एक बार फिर से सुनना बेटा कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कभी भी फोटोन को अब्सॉर्ब नहीं करेगा, ये बात आप बेटा याद रखना है, कीप इन माइंड, कीप इट इन लाइक इन माइंड, कीप इन माइंड के एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कभी भी फोटोन को अब्सॉर्ब नहीं करेगा, एमिट जरूर करेगा। तो यानी जब भी एक्साइटेशन होता है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन से होता है, और जब भी डी एक्साइटेशन होता है तो वो क्या होता है, डी एक्साइटेशन हमेशा एक से ज्यादा फोटोन से होता है, एक या एक से ज्यादा फोटोन से होता है। तो एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन दोनों में, एक बार फिर से बार बार आप लोगों के सामने मैं रिपीट करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, एक बार सुन लेना। यानी यहां पे सुनिए पहले कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ये इलेक्ट्रॉन किसमें, ग्राउंड स्टेट में है, जब भी इलेक्ट्रॉन क्या है, ग्राउंड स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन किसमें, GROUND, ग्राउंड में इलेक्ट्रॉन है, और ये कहां पे आ गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया, किसमें आ गया, एनथ में आ गया, किसमें आ गया, एनथ में। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉन किसमें है, n=1 में है, और ये किसमें आ गया, n=n में चला गया। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक जंप में जाएगा, यानी सिंगल फोटोन लेके जाएगा, लेकिन जब यहां से यहां आएगा डी एक्साइट होगा, इसे बोलते हैं एक्साइटेशन। व्हाट डू वी कॉल, इसे बोला जाता है एक्साइटेशन। जब भी इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो इलेक्ट्रॉन वापस आने में ऐसे आएगा, इलेक्ट्रॉन वापस आने में कोई बाउंडेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो हर केस में बहुत सारे फोटोन एमिट करेगा। ये फोटोन भी एमिट कर दिया इसने, एक फोटोन यहां से एमिट कर दिया, एक फोटोन यहां से एमिट कर दिया, एक फोटोन यहां से एमिट कर दिया। इसकी एनर्जी मैंने मान ली E1 है, इसकी एनर्जी मैंने मान ली E2 है, इसकी एनर्जी मैंने मान ली E3 है, इसकी एनर्जी मैंने मान ली E4 है। तो क्या हो जाएगा, ये पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन हो जाएगा। अगर इसकी एनर्जी हमारे पास E थी तो ये टोटल कितनी हो जाएगी बेटा, E विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। ये बात याद रखनी है। यानी इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो सिंगल वे में जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो सिंगल वे में जाएगा, जब आएगा तो मल्टीपल रास्ते उसके पास होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन आते हुए कोई बाउंडेशन नहीं है। इसे बोलते हैं डी एक्साइटेशन। व्हाट डू वी कॉल इट, डी एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं इसे, डी एक्साइटेशन बोलते हैं। तो डी एक्साइटेशन में एक से ज्यादा जंप कर सकता है, एक्साइटेशन सिंगल जंप होता है, नोट कर लेना ये बात। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, आगे बढ़ते हुए हम लोग इन चीजों को आपको समझाना है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये होमवर्क है, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो प्लीज एक बार इसे सॉल्व कीजिए, आपसे सॉल्व नहीं होता है तो कल के लेक्चर में मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आज कई दिनों के बाद लेक्चर ले रहा हूं तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं बोहर्स रेडियस की, सबसे पहली बात, बोहर्स एटॉमिक मॉडल में आपको ये बातें पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट कैसे होता है। एक्साइटेशन का मतलब ई हाई टू ई लो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके बाद, ई लो टू ई हाई, तो क्या हो जाएगा, ई लो टू ई हाई जाएगा तो इसे बोलेंगे एक्साइटेशन।
क्या बोलेंगे इसे? एक्साइटेशन। क्या बोलेंगे इसे बच्चों? एक्साइटेशन। क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन। ये क्या होगा? फोटोन को लेके होगा। और जब ई हाई टू ई लो आएगा, दिस इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन। इसे क्या बोलेंगे? डी एक्साइटेशन। ई लो आएगा तो यहाँ पे फोटोन को माइनस करेगा, माइनस फोटोन, इसे बोलते हैं डी एक्साइटेशन। तो नोट करना है ये बातें, ये बहुत छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। डी एक्साइटेशन में क्या होता है बच्चों? डी एक्साइटेशन में एनर्जी एमिट होती है, यानी एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है, और एक्साइटेशन में हमेशा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है। तो ये बात आपको मैं थोड़ी देर बाद जब करूंगा तो आपको ये बातें क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि जब एक्साइटेशन होता है तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है, और जब डी एक्साइटेशन होता है तो एमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा। जब एक्साइटेशन होगा तो डार्क लाइंस आएंगी ब्राइट किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर। और जब क्या होगा? डी एक्साइटेशन होगा तो क्या आएंगी? ब्राइट लाइंस आएंगी डार्क सरफेस के ऊपर। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अकेले एटॉमिक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी से कमाल की बात यह है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। राज मिश्रा, क्लियर है बात? डी एक्साइटेशन यानी एनसीईआरटी के बेसिस पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच राज मल्होत्रा, तनु सिंह, न्यूमान मलिक, क्लियर है बात बिल्कुल। डी एक्साइटेशन में क्या होता है? अब्जॉर्ब होती है एनर्जी। एक्साइटेशन क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी एमिट होती है। तो चलो अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। यस डॉली, आगे बढ़ जाते हैं बेटे। चलिए पॉइंट पे आते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ बोहर्स रेडियस। बोहर्स रेडियस का मतलब क्या होता है? यानी रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इन बोहर्स एटम। बोहर्स एटम का मतलब हाइड्रोजन हो सकता है, लिथियम हो सकता है, लिथियम+2 हो सकता है, हीलियम+1 हो सकता है, या फिर बेरिलियम+3। इन चार के लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। देखिए कैलकुलेशन, सबसे पहले हमें क्या पता है बच्चों? हमें पता है कि MVR, हमें क्या पता है? MVR इज इक्वल टू क्या बेटा? NH/2π। ये इक्वेशन कहां से आई? इट इज इक्वेशन 1। दूसरा हमें पता है बोहर्स मॉडल से, क्या पता है हमें बोहर्स मॉडल से? कि MVR क्या पता है बेटे? MV²/R इज इक्वल टू है KZE²/R²। ये मैं आपको प्रूव करा चुका हूं पिछले पॉस्टुलेट्स में। तो ये आ गई इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दो किसकी? MVR की। तो हमारे पास आ जाएगा R मतलब nth ऑर्बिट के लिए तो Rn बोल देते हैं, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास n²h²। क्या आ जाएगा? n²h² ओवर 4π² KZE², 4π² KZE²। ये आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ये क्या आ गई? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, यानी nth ऑर्बिट में जिसमें इलेक्ट्रॉन है n की वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n की वैल्यू रखते ही रेडियस आ जाएगी इन दोनों से। तो हमारे पास क्या आया डॉली? यहाँ से हमारे पास आया बेटा Rn इज इक्वल टू, आप देखो h² कॉन्स्टेंट है, अपॉन 4π² कॉन्स्टेंट है, m क्या है? कभी वेरी नहीं करेगा, k क्या है? कभी वेरी नहीं कर रहा है, e क्या है? कभी वेरी नहीं करेगा, E²। ये मसाला तो क्या हो गया? परफेक्टली कॉन्स्टेंट। बचा वैल्यू क्या हमारे पास? n²/z, n²/z। आप देखो अलग कलर से देखना जरा एक बार बेटे, इस बात को अगर आप याद करोगे तो आपको ये सारे वाले, ये लास्ट वाला क्वेश्चन सुमित गुप्ता मैं आपको करा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे हर क्वेश्चन आपको कराना मेरी जिम्मेदारी है। इधर देखिए ये क्या है? दिस इज कांस्टेंट मसाला। क्या है ये? कांस्टेंट मसाला। क्या है ये बच्चों? कांस्टेंट मसाला। ये मसाला क्या होगा? कांस्टेंट मसाला। दिस इज कांस्टेंट मसाला। और ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल मसाला। ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल मसाला। यानी ये एटम टू एटम वेरी करेगा, वेरिएबल मसाला। तो वेरिएबल ये है, कांस्टेंट मसाला ये है। आप एक बार फिर से देखिए, यानी ये मसाला ना तो एटम टू एटम चेंज होने वाला है, ना ऑर्बिट टू ऑर्बिट चेंज होने वाला है। यानी एटम बदलने पे भी नहीं बदलेगा, ऑर्बिट बदलने पे भी नहीं बदलेगा। तो हम लोगों को क्या जरूरत है इसको बेवजह ढूंढने की? तो हमने इसे क्या करना पड़ेगा? इसकी वैल्यू पटक देंगे। ऑन पटकिंग द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट मसाला, इस कांस्टेंट मसाला की वैल्यू पटकने पर, इस कांस्टेंट मसाला की वैल्यू आप पटकिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? h की वैल्यू रखिए। h की वैल्यू हमें पता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। पाई की वैल्यू 3.14, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, e की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्स। तो ये वैल्यू हमने जैसे यहाँ पे पटकी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.529। कितनी आ जाएगी? 0.529 n²। ये तो वैल्यू वेरिएबल है,
जेड भी वेरिएबल है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, तो एंगस्ट्रॉम। दिस इज द वैल्यू ऑफ, क्या हो जाएगी हमारे पास, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की, सॉरी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की वैल्यू आ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन की एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस कितनी है। इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बोला जाता है। इसको मैं और इलाबोरेट करता हूं। इधर देखिए बेटा, एक बार आप यहाँ पे देखिए, आपको शायद समझ में आ जाए। ये तो 8 बज चुके हैं बेटा, कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, यहीं पे आपको पढ़ाना शुरू करूंगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। इसके बाद हम बात करेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ये क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ, आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट, और फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट के बारे में कल बात करेंगे। फिर लिमिटेशन पढ़ेंगे, कल बोहर्स एटॉमिक मॉडल खत्म हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो गुनाह अजीम हो जाएगा। मैं आपको तो सिर्फ दुआएं ही दूंगा, भले ही आप कुछ भी कीजिए, डोंट वरी। तो मेरी तरफ से आप टेंशन फ्री रहिएगा। आप लाइक करें, आप डिसलाइक करें, आप कुछ भी ना करें, तो भी मैं आपको दुआएं दूंगा। लेकिन अगर आप आशीर्वाद भी चाहते हो तो साथ में लाइक भी करते जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आपने पीडीएफ की, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लेना। आप गो प्रेप नीट के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे पीडीएफ का लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। कल 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी।